शहर की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल ग्लोरी फैब्रिक्स के विशाल हॉल में मशीनों की गूंज अचानक थम गई। वह सन्नाटा किसी तूफान से कम नहीं था। यह कोई साधारण रुकावट नहीं थी। मिल की जान, जर्मनी से मंगवाई गई करोड़ों रुपए की ऑटोमेटिक वीविंग मशीन ने अचानक काम करना बंद कर दिया था। मिल के मालिक सेठ जगदीश्वर प्रसाद के माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थीं। कल सुबह तक एक बहुत बड़ी शिपमेंट विदेश भेजनी थी, और अगर यह मशीन चालू नहीं हुई तो कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। इंजीनियरों की पूरी टीम मशीन के चारों ओर जमा थी। हेड इंजीनियर मिस्टर खन्ना ने अपने औजार जमीन पर पटकते हुए हताशा से कहा, सर, इसका मेन सेंसर उड़ गया है। मैंने चेक कर लिया, सिस्टम पूरी तरह लॉक हो चुका है। नया पार्ट जर्मनी से आने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता। सेठ जगदीश्वर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, 1 हफ्ता? क्या तुम पागल हो गए हो? अगर कल सुबह तक माल तैयार नहीं हुआ तो मेरा करोड़ों का नुकसान होगा। मुझे बहाने नहीं, समाधान चाहिए। हॉल में तनाव इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे। सारे कर्मचारी सिर झुकाए खड़े थे। उसी मिल के बड़े से लोहे के गेट के बाहर कचरे के ढेर के पास एक 14 साल का लड़का खड़ा था। उसका नाम देव था। मैले कुचैले कपड़े, उलझे हुए बाल और कंधे पर एक पुराना प्लास्टिक का बोरा। वह रोज इस मिल के बाहर से कबाड़ बीनता था, लेकिन उसकी नजरें हमेशा कबाड़ से ज्यादा मिल के अंदर चल रही उन मशीनों पर होती थीं। उसे मशीनों की आवाज में एक संगीत सुनाई देता था। वह अनपढ़ जरूर था, लेकिन लोहे और पुर्जों की भाषा समझता था। जब मिल के अंदर अचानक सन्नाटा छाया और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं, तो देव की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। गेट पर खड़ा गार्ड भी अंदर की अफरा तफरी देखने में व्यस्त था, इसलिए देव चुपके से खुली हुई खिड़की के रास्ते अंदर घुस गया। वह खंभों के पीछे छिपता हुआ उस विशाल मशीन के पास पहुंचा जहां भीड़ जमा थी। देव ने अपनी पैनी नजरों से मशीन को देखा। इंजीनियर जिसे सेंसर की खराबी बता रहे थे, देव को वहां कुछ और ही दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि मशीन के पिछले हिस्से में एक छोटा सा लीवर अपनी जगह से खिसक कर एक तार को दबा रहा है, जिससे सर्किट पूरा नहीं हो पा रहा था। यह एक बहुत ही मामूली सी यांत्रिक समस्या थी, जिसे महंगी इलेक्ट्रॉनिक खराबी समझा जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। एक तरफ बड़े बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर और अमीर सेठ, और दूसरी तरफ वह एक मामूली कचरा उठाने वाला। लेकिन मशीन का वह दर्द उससे देखा नहीं गया। उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी फटी हुई चप्पल की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंजी। साहब, उसकी पतली लेकिन साफ आवाज ने सबका ध्यान खींच लिया। सेठ जगदीश्वर और मिस्टर खन्ना ने मुड़कर देखा। एक गंदा बदबूदार लड़का उनके बीच खड़ा था। खन्ना ने नाक सिकोड़ते हुए डांटा, ए लड़के, तू अंदर कैसे आया? बाहर निकल यहां से। गार्ड, गार्ड कहां मर गया? गार्ड दौड़ता हुआ आया और देव का कॉलर पकड़कर उसे घसीटने लगा। देव ने पूरी ताकत लगाकर अपने पैर जमा दिए और चिल्लाया, साहब, मशीन खराब नहीं है, उसे बस सांस नहीं मिल रही। मैं इसे ठीक कर सकता हूं। यह सुनकर पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मिस्टर खन्ना जोर से हंसे, लो भाई, अब यह सड़क का भिखारी हमें इंजीनियरिंग सिखाएगा। हमने जर्मनी से डिग्री ली है और यह कह रहा है कि मशीन को सांस नहीं मिल रही। लेकिन सेठ जगदीश्वर की अनुभवी आंखों ने लॉर्ड एचके की आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास देखा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। सेठ ने हाथ उठाकर गार्ड को रुकने का इशारा किया। छोड़ो उसे, सेठ ने भारी आवाज में कहा। फिर वह देव की ओर झुके। तू जानता है इस मशीन की कीमत क्या है? अगर तूने इसे छुआ और कुछ और बिगड़ गया तो तेरी 7 पुश्तें भी उसका हर्जाना नहीं भर पाएंगी। देव ने बिना पलक झपकाए सीधे सेठ की आंखों में देखते हुए कहा, और अगर मैंने ठीक कर दिया तो क्या आप मानेंगे कि हुनर कपड़ों में नहीं, हाथों में होता है? मिस्टर खन्ना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने सेठ के सामने हाथ जोड़ाते हुए कहा, सर, आप होश में तो हैं? यह करोड़ों की जर्मन मशीन है, कोई बच्चों का खिलौना नहीं। इस सड्डाक छाप लड्डाके के गंदे हाथ लगते ही इसकी वारंटी भी खत्म हो जाएगी। यह पागलपन है।
लेकिन सेठ जगदीश्वर ने खन्ना की बात को अनसुना कर दिया। उनके पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं और हर गुजरता सेकंड उन्हें बर्बादी के करीब ले जा रहा था। उन्होंने देव की ओर देखा और सिर हिलाया। जाओ, तुम्हारे पास 10 मिनट हैं। देव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान तैर गई। उसने अपना कबाड़ वाला बोरा एक कोने में रखा। उसके हाथ काले और खुरदरे थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा ठहराव था। वह मशीन के पास गया, लेकिन कंप्यूटर पैनल के पास नहीं, जहां इंजीनियर माथापच्ची कर रहे थे। वह मशीन के पिछले हिस्से की ओर बढ़ा, जहां से एक हल्की सी टिक टिक की आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज जो शोर में किसी को सुनाई नहीं दी, सिवाय देव के। उसने झुककर मशीन के निचले हिस्से को देखा। वहां तेल और ग्रीस की परत जमी थी। देव ने अपनी जेब से एक छोटी सी जंग लगी लोहे की पत्ती निकाली, जिसे उसने शायद आज ही कबाड़ में बीना था। खन्ना ने हिकारत से कहा, देखो, ये कबाड़ी अब लोहे के टुकड़े से माइक्रो प्रोसेसर ठीक करेगा। कुछ कर्मचारी दबी हंसी हंस पड़े। देव ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान उस छोटे से लीवर पर था जो अपनी धुरी से हटकर एक सुरक्षा तार को दबा रहा था। मशीन का सेंसर इसी दबाव को बद्धी खराबी समझकर सिस्टम को लॉक कर रहा था। देव ने बड्डे ही सधे हुए हाथों से उस लोहे की पत्ती का इस्तेमाल एक लीवर की तरह किया और फंसे हुए पुर्जे को धीरे से ऊपर उठाया। खट! एक हल्की सी आवाज हुई और वह लीवर अपनी सही जगह पर बैठ गया। देव ने ग्रीस से सने हाथ अपनी पैंट पर पहुंचे और खन्ना की ओर देखकर कहा, साहब, लाल वाला बटन दबाइए। खन्ना ने पहले सेठ की तरफ देखा, फिर झल्लाहट में जाकर स्टार्ट बटन दबा दिया, यह दिखाने के लिए कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही बटन दबा, मशीन के भीतर से एक गहरी गूंज उठी। इंडिकेटर लाइट जो लाल थी, वह एक झटके में हरी हो गई। कन्वेयर बेल्ट ने घूमना शुरू कर दिया और धागों ने फिर से कपड़बारा बुनना शुरू कर दिया। मशीन अपनी पूरी लय में वापस आ चुकी थी। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा हताशा का नहीं, बल्कि अविश्वास का था। जो काम विदेशी डिग्री वाले इंजीनियरों की फौज नहीं कर पाई, वह एक कचरा बीनने वाले लड्डके ने 5 मिनट में कर दिखाया था। सेठ जगदीश्वर की आंखों में चमक आ गई। वह दौड़ ढाकर मशीन के पास गए और उसे ऐसे छूकर देखा जैसे यकीन न हो रहा हो। फिर वह मुद्दे और देव को देखा, जो अब अपना बोरा उठाकर जाने के लिए तैयार हो रहा था। रुको! सेठ की आवाज में अब अधिकार नहीं, बल्कि आदर था। देव रुक गया। सेठ उसके पास आए और अपनी जेब से 500 के नोटों की एक गड्डी निकाली। बेटा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली, यह तुम्हारा इनाम है, इसे रख लो। देव ने नोटों की गड्डी को देखा, फिर सेठ के चेहरे को। उसने पैसे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। क्या हुआ, कम लग रहे हैं? सेठ ने पूछा। देव ने विनम्रता से कहा, मालिक, मुझे भीख नहीं चाहिए। मैंने मेहनत की है, लेकिन पैसों के लिए नहीं। मुझे मशीनों से प्यार है। मैं बस ये देखना चाहता था कि ये फिर से सांस ले पा रही है या नहीं। सेठ जगदीश्वर स्तब्ध रह गए। एक कचरा उठाने वाले लडडी डाचके के उसूल इतने ऊंचे कैसे हो सकते हैं? खन्ना शर्मिंदगी से नजरें चुरा रहा था। सेठ ने गड्डी वापस जेब में रखी और पूछा, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? कुछ तो मांगो। देव की आंखों में एक चमक आ गई, एक सपना जो उसने शायद बरसों से पाल रखा था। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं? झाड़ू पोछा सफाई कुछ भी चलेगा, बस मुझे इन मशीनों के आसपास रहने दीजिए। मैं इन्हें रोज काम करते हुए देखना चाहता हूं। सेठ जगदीश्वर ने मुस्कुराते हुए मैनेजर को इशारा किया। आज से इसका नाम रजिस्टर में चढ़ा लो। यह हेल्पर के तौर पर काम करेगा, लेकिन इसे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में ही रखना। देव की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने झुककर सेठ के पैर छुए और फिर दौड़ ढाकर उस मशीन को गले लगा लिया, जैसे वह कोई बिछड़ा हुआ दोस्त हो। उसके लिए वह मिल का शोर किसी मंदिर की घंटियों से कम नहीं था। अगले दिन देव को मिल की नीली वर्दी मिली। वह वर्दी उसके दुबले पतले शरीर पर थोड़ी ढीली थी, लेकिन जब उसने कांच में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे उसने राजा का लिबास पहन लिया हो। कल तक जो लडाडिरेत्ती का कचरे के ढेर में प्लास्टिक बीनता था, आज उसके सीने पर ग्लोरी फैब्रिक्स का लोगो लगा था। लेकिन हर कहानी में एक विलेन जरूर होता है।
मिस्टर खन्ना के लिए देव की मौजूदगी किसी तमाचे से कम नहीं थी। एक अनपढ़ बच्चे ने उनकी डिग्री और तजुर्बे का मजाक उड़ा दिया था। खन्ना ने ठान लिया था कि वह देव को यहां टिकने नहीं देंगे। खन्ना ने देव को काम तो दिया, लेकिन वह काम मशीनों को ठीक करने का नहीं, बल्कि उनकी गंदगी साफ करने का था। ए लड़के, खन्ना ने पहले ही दिन देव को धमकाया, तेरा काम सिर्फ फर्श से ग्रीस पोंछना और कचरा उठाना है। अगर तूने किसी भी मशीन को हाथ लगाया या अपनी ढेर होशियारी दिखाई तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा, समझा? देव ने सिर झुकाकर कहा, जी साहब। दिन बीतते गए। देव पूरी लगन से काम करता। वह सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। वह तेल से सने फर्श को शीशे की तरह चमका देता, लेकिन उसकी असली खुशी तब होती जब वह लंच ब्रेक में छिपकर सीनियर मैकेनिक्स को काम करते देखता। वह दूर से ही देखकर समझ जाता कि कौन सा नट किस दिशा में घूमेगा और किस आवाज का क्या मतलब है। वह अनपढ़ था, वह किताबें नहीं पैराज सकता था, लेकिन वह कंपन और ध्वनि की भाषा पैराज सकता था। 1 महीने बाद गर्मियों की दोपहर थी। मिल में काम जोरों पर था। अचानक देव को एक अजीब सी गंध आई। यह जलते हुए रबर की गंध थी। वह सतर्क हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन बाकी मजदूर अपने काम में मग्न थे। देव ने अपनी आंखें बंद कीं और आवाजों को अलग अलग करके सुना। उसे मेन पावर यूनिट के पास से एक बहुत ही धीमी लेकिन खतरनाक घूं घूं की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत समझ गया कि जनरेटर की कूलिंग बेल्ट घिस रही है और वह कभी भी टूट सकती है। अगर वह टूटी तो पूरा पावर ग्रिड फेल हो जाएगा और शायद आग भी लग सकती है। देव दौड़ता हुआ मिस्टर खन्ना के एयर कंडीशन केबिन में पहुंचा। खन्ना साहब, खन्ना साहब। देव ने हांफते हुए दरवाजा खोला। खन्ना अपनी कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। देव को बिना इजाजत अंदर घुसते देख वह आग बबूला हो गए। बदतमीज, नॉक करना नहीं आता? गंदे जूते लेकर मेरे ऑफिस में कैसे घुस आया? साहब वो सब छोड़िए, देव घबराहट में बोला। मेन जनरेटर बंद करवा दीजिए, उसकी बेल्ट जल रही है, कभी भी टूट सकती है। खन्ना ने अपनी चाय की प्याली जोर से मेज पर रखी। अब तू मुझे सिखाएगा? मैंने अभी आधे घंटे पहले ही राउंड लिया है। सब कुछ ठीक है, तू अपना झाड़ू लगाने का काम कर, इंजीनियर मत बन। साहब मेरी बात मान लीजिए, आवाज बदल गई है मशीन की, देव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। खन्ना अपनी कुर्सी से उठे और देव के पास आकर उसकी वर्दी का कॉलर पकड़ डियच लिया। तेरी औकात कचरा उठाने की है, उसे वहीं तक रख। अगर तूने दोबारा मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं सेठ जी से कहकर तुझे अभी नौकरी से निकाल दूंगा। चल दफा हो यहां से। देव को धक्का देकर केबिन से बाहर निकाल दिया गया। वह लाचार होकर बाहर खड़ेदाता हो गया। उसे पता था कि एक बड़ी दुर्घटना होने वाली है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसे अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। अगर खन्ना नहीं सुनेगा तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। देव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह जानता था कि खन्ना के अहंकार के आगे दलीलें बेकार हैं। वह सीधे जनरेटर रूम की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही गर्म हवा का एक थपेड़ा उसके चेहरे पर लगा। रबर जलने की बदबू इतनी तेज थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। विशालकाय जनरेटर किसी घायल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। देव ने देखा कि कूलिंग बेल्ट पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। वह बस टूटने ही वाली थी। अगर यह बेल्ट टूटती और उसकी चिंगारी पास रखे लुब्रिकेंट के ड्रमों पर गिरती तो पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन जाती। देव की नजर दीवार पर लगे इमरजेंसी शटडाउन लीवर पर गई, लेकिन वह लीवर जनरेटर के उस हिस्से के ठीक पीछे था जहां बेल्ट तेजी से घूम रही थी। वहां हाथ डालना मतलब मौत को दावत देना था, लेकिन देव के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना छलांग लगा दी। उसी पल एक जोरदार धमाका हुआ। राम! बेल्ट टूट गई और किसी कोड़े की तरह हवा में लहराई। उसका एक सिरा देव की बांह पर जोर से लगा। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। खून बहने लगा, लेकिन देव ने हार नहीं मानी। उसने गिरते पड़ते उस लाल रंग के लीवर को दोनों हाथों से जकड़ लिया और पूरी ताकत से नीचे खींच दिया। मशीन ने एक भयानक हिचकी ली और धीरे धीरे शांत होने लगी। चिंगारियां उड़ी, लेकिन आग नहीं भड़की। देव ने एक बहुत बड़ा हादसा टाल दिया था।
वह दर्द से कराहता हुआ वहीं फर्श पर गिर पड़ा। उसकी बांह बुरी तरह छिल गई थी और वर्दी खून से सन गई थी। तभी सायरन बजने लगे। कुछ ही पलों में मिस्टर खन्ना और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। धुआं छंटते ही खन्ना ने देखा कि जनरेटर बंद पड़ा है और देव उसके पास घायल अवस्था में लेटा है। खन्ना का चेहरा फक पड़ गया। उसे समझ आ गया कि देव सही था। बेल्ट टूट चुकी थी। अगर देव ने मशीन बंद न की होती तो आज खन्ना की नौकरी ही नहीं, शायद जेल जाने की नौबत आ जाती। लेकिन इंसान का डर उसे कभी कभी शैतान बना देता है। खन्ना ने अपनी गलती मानने के बजाय अपनी चमड़ी बचाने का एक घटिया रास्ता चुना। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पकड़ लो इस पागल को। मैंने कहा था ना कि इसे मशीनों से दूर रखना। देखो इसने क्या किया। इसने जानबूझकर मशीन के साथ छेड़खानी की और बेल्ट में तोड़ दी। देव को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दर्द से कराहते हुए बोला, नहीं साहब, मैंने तो बचाया। चुप कर, खन्ना ने उस पर हावी होते हुए चीखा। मैंने तुझे अभी केबिन से भगाया था तो तू बदला लेने यहां आ गया। तूने कंपनी का करोड़ों का नुकसान कर दिया है। गार्ड्स, इसे घसीटकर सेठ जी के ऑफिस ले चलो। आज तो इसका हिसाब होकर रहेगा। दो हट्टे कट्टे गार्ड्स ने घायल देव को बेदर्दी से उठाया। देव की आंखों में आंसू और दर्द दोनों थे, लेकिन शरीर की चोट से ज्यादा दर्द उसे खन्ना के झूठ से हो रहा था। सच्चाई उसके सामने थी, सबूत उसके शरीर पर थे, लेकिन सत्ता की आवाज के आगे उसकी सच्चाई गूंगी हो गई थी। उसे मुजरिम की तरह धकेलते हुए सेठ जगदीश्वर के ऑफिस की तरफ ले जाया गया, जहां उसकी किस्मत का फैसला होना था। सेठ जगदीश्वर के आलीशान केबिन का दरवाजा जोर से खुला और गार्ड्स ने देव को अंदर फर्श पर पटक दिया। देव के हाथ से खून टपक कर महंगे कालीन पर गिर रहा था। सेठ जी फाइलों में व्यस्त थे, लेकिन यह शोर सुनकर वह चौंक उठे। सामने का मंजर देखकर वह अपनी कुर्सी से खड़ीडीडीडीडे हो गए। यह क्या बदतमीजी है और इसकी यह हालत किसने की? सेठ जी ने कड़क आवाज में पूछा। मिस्टर खन्ना ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपनी सांस चढ़ाकर बोलना शुरू किया। सर, गजब हो गया। इस लड़े डिडीके ने आज हमें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ दी। मैंने इसे काम में लापरवाही के लिए डांटा था तो इसने बदला लेने के लिए मेन जनरेटर की बेल्ट काट दी। पूरा प्लांट बंद पड़ाडच गया है। अगर हम मौके पर नहीं पहुंचते तो यह शायद आग लगा देता। सेठ जगदीश्वर की भौहें तन गईं। उन्होंने देव की ओर देखा, जो दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। सेठ जी ने खन्ना से पूछा, तुम्हें यकीन है कि इसने जानबूझकर किया? 100% सर, खन्ना ने मेज पर हाथ पटकते हुए कहा। मैं तो कहता हूं पुलिस को बुलाइए और इसे जेल भिजवाइए। इसने कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। सेठ जगदीश्वर धीरे धीरे अपनी मेज के पीछे से बाहर आए और देव के पास खड़ेगे हो गए। उन्होंने देव की चोट को देखा, जो किसी हथियार से नहीं बल्कि किसी भारी चीज की रगड़ और जलने से लगी थी। देव, सेठ जी ने भारी आवाज में पूछा, क्या खन्ना साहब सच कह रहे हैं? क्या तुमने मशीन तोड़ी? कमरे में सन्नाटा छा गया। खन्ना के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा उसकी जीत पक्की है। देव ने अपनी सूजी हुई आंखों से सेठ जी को देखा और बड़ी मुश्किल से खद्दा हुआ। उसने अपनी जेब से वह कपद्दा निकाला जिससे उसने अपना खून रोकने की कोशिश की थी। उसने धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहा, मालिक, इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती। खन्ना चिल्लाया, बकवास बंद कर, अपनी गलती मान। देव ने खन्ना की ओर देखा तक नहीं। उसने सेठ जी से कहा, साहब, अगर मैंने बेल्ट काटी होती तो उसके किनारे कटे हुए होते, जैसे चाकू से काटे गए हों। लेकिन अगर आप उस टूटी हुई बेल्ट को मंगवाकर देखेंगे तो पाएंगे कि उसके किनारे पिघले हुए हैं और काले पड़ीडिडियच चुके हैं। रबर घिस घिस कर जला है, काटा नहीं गया। यह सुनते ही खन्ना के चेहरे से रंग उड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक अनपढ़ लड़च का फॉरेंसिक सबूत जैसी बात करेगा। सेठ जगदीश्वर एक अनुभवी उद्योगपति थे। उन्होंने तुरंत इंटरकॉम उठाया और फ्लोर मैनेजर को आदेश दिया, अभी के अभी जनरेटर रूम से वह टूटी हुई बेल्ट मेरे केबिन में लेकर आओ। अगले 5 मिनट खन्ना के लिए किसी सदी से कम नहीं थे। वह पसीने से तरबतर हो रहा था।
जब मैनेजर वह काली, अधजली और पिघली हुई रबर की बेल्ट लेकर अंदर आया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। बेल्ट के रेशे बुरी तरह जले हुए थे, जो साफ बता रहे थे कि यह रख रखाव की कमी और घर्षण, फ्रिक्शन के कारण टूटी है, न कि किसी ने काटी है। सेठ जगदीश्वर ने वह बेल्ट हाथ में ली और उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अपनी तीखी नजरों से खन्ना को घूरा। खन्ना कांपने लगा। सर, वो दरअसल। सेठ जी ने बेल्ट को खन्ना के पैरों में फेंकते हुए दहाड़ा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें खन्ना। अपनी नालायकी छिपाने के लिए तुमने एक मासूम बच्चे की जान जोखिम में डाल दी और ऊपर से उस पर इल्जाम लगा रहे हो। इस लड़के ने अपनी जान पर खेलकर मेरी फैक्ट्री बचाई और तुमने इसे मुजरिम बना दिया। खन्ना गिड़गिड़ाने लगा। सर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जगदीश्वर ने गार्ड्स की ओर इशारा किया, जो अभी तक देव को पकड़े हुए थे। छोड़ो उसे और अब इस खन्ना को धक्के मारकर गेट के बाहर फेंक आओ। और सुन खन्ना, अगर तूने कभी मेरी मिल के आसपास भी दिखने की कोशिश की तो पुलिस केस मैं तुझ पर करूंगा, लापरवाही और धोखाधड़ी का। निकल जाए यहां से। गार्ड्स ने खन्ना को पकड़ा और उसे उसी तरह बाहर घसीटते हुए ले गए जैसे कुछ देर पहले वे देव को लाए थे। कर्मों का फल तुरंत मिल गया था। कमरे में अब सिर्फ सेठ जगदीश्वर और देव बचे थे। सेठ जी ने अपनी दराज से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और खुद देव के पास जाकर बैठ गए। एक करोड़पति मालिक एक कचरा बीनने वाले लड्डे के जख्म साफ कर रहा था। मुझे माफ कर दो बेटा, सेठ जी ने नम आंखों से कहा। मैंने हीरे को पहचानने में देर कर दी। देव ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मालिक, मशीन ठीक है ना, बस इतना काफी है। सेठ जी ने देव के सिर पर हाथ रखा। मशीन तो ठीक है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम तुम्हारी तकदीर भी ठीक करें। सेठ जगदीश्वर ने अपना वादा निभाया। उस रात उन्होंने देव के कंधे पर हाथ रखकर कहा था, बेटा, तुम्हारे हाथों में जादू है, लेकिन यह दुनिया जादू से पहले कागज देखती है। मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा जिससे तुम न सिर्फ मशीनों को बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल सकोगे। अगले दिन से देव की जिंदगी बदल गई। उसका दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में और बाद में देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कराया गया। सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी के भारी भरकम शब्द और किताबों की दुनिया उस लड़के के लिए एक पहाड़ जैसी थी, जो अब तक सिर्फ लोहे की भाषा समझता था। लोग हंसते थे, सहपाठी मजाक उड़ाते थे, अरे देखो, कबाड्डी वाला इंजीनियर बनेगा। लेकिन देव ने हर ताने को अपनी ढाल बना लिया। वह दिन में कॉलेज जाता और रात को मिल में मशीनों के बीच अपनी प्रैक्टिकल लैब में वक्त बिताता। 15 साल बीत गए। वक्त के पहिए ने ऐसा घुमाव लिया कि ग्लोरी फैब्रिक्स अब सिर्फ कबड्डी द को नहीं बनाती थी, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक और किफायती टेक्सटाइल मशीनें भी बनाने लगी थी। कंपनी का टर्नओवर आसमान छू रहा था और इस नई क्रांति का चेहरा कंपनी का नया चीफ टेक्निकल ऑफिसर CTO कोई और नहीं बल्कि वही देव था। आज कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। मिल के उसी पुराने प्रांगण में एक विशाल मंच सजा था। जर्मनी, जापान और अमेरिका से बड़े बड़े डेलीगेट्स, प्रतिनिधि और निवेशक आए हुए थे। मौका था भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी, मेड इन इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस वीविंग मशीन की लॉन्चिंग का, जिसे देव ने खुद डिजाइन किया था। सेठ जगदीश्वर अब काफी बूढ़े हो चुके थे और सहारे से चलते थे। वह मंच के किनारे एक कुर्सी पर बैठे थे। उनकी झुर्रियों भरे चेहरे पर गर्व की चमक थी। मंच के बीचों बीच एक शानदार नेवी ब्लू सूट पहने, चेहरे पर तेज और आत्मविश्वास लिए एक नौजवान खड्डेदा था। यह वही देव था जिसके कपदहे कभी ग्रीस और मैल से सने होते थे। आज उसकी शख्सियत ऐसी थी कि बद्धे बद्धे उद्योगपति भी उससे हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कैमरों की फ्लैश लाइट्स चमकने लगीं। देव ने माइक संभाला और अपनी नई मशीन की खूबियां बतानी शुरू की। सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। तभी भीड़ में से एक वरिष्ठ पत्रकार खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने माइक हाथ में लिया और तीखा सवाल पूछा, मिस्टर देव, नो डाउट आपकी मशीन शानदार है, लेकिन बाजार में अफवाह है कि आपका कोई रसूखदार पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है।
हमने सुना है कि 15 साल पहले आप इसी मिल के बाहर कचरा उठाते थे। क्या यह सच है? और अगर है, तो हम कैसे मान लें कि एक कचरा उठाने वाला अनपढ़ लैडिएच का इतनी जटिल जर्मन टेक्नोलॉजी को टक्कर दे सकता है? कहीं यह मशीन किसी विदेशी मॉडल की सस्ती कॉपी तो नहीं? हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। यह सवाल देव की काबिलियत पर नहीं, उसके अतीत और उसकी औकात पर सीधा हमला था। मेहमान खुसुर पुसुर करने लगे। सेठ जगदीश्वर को गुस्सा आया। वह अमेय अपनी छड़ी के सहारे उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन देव ने मंच से ही उन्हें आंखों के इशारे से शांत रहने को कहा। देव के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं हुई। उसने पोडियम से अपना हाथ हटाया और धीरे धीरे चलकर मंच के बिल्कुल आगे आ गया, पत्रकार के सामने। देव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, आपने बिल्कुल सच सुना है। मैं वही कचरा उठाने वाला लालाड़म का हूं, और मुझे अपने अतीत पर शर्म नहीं, बल्कि गर्व है। उसने हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानते हैं क्यों? जब आप लोग एयर कंडीशन्ड कमरों में बैठकर ये पीआरएच रहे थे कि मशीनें कैसे बनाई जाती हैं, तब मैं चिलचिलाती धूप में कचरे के ढेर में यह सीख रहा था कि मशीनें खराब क्यों होती हैं। मैंने टूटी हुई चीजों से सीखा है कि उन्हें जोधा कैसे जाता है। मेरा यूनिवर्सिटी वह कचरे का ढेर था और मेरा सिलेबस वह पुर्जे थे जिन्हें दुनिया बेकार समझकर फेंक देती थी। पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। देव की आवाज गूंज रही थी, आप कहते हैं कि यह मशीन कॉपी है? देव मशीन की ओर बढ़ा और उसके कंट्रोल पैनल पर हाथ रखा। विदेशी मशीनों में सेंसर होते हैं जो गलती होने पर मशीन को रोक देते हैं, लेकिन मेरी इस मशीन में संवेदना है। यह गलती होने से पहले ही रुक जाती है, ठीक वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चे को गिरने से पहले थाम लेती है। यह टेक्नोलॉजी किसी जर्मन किताब में नहीं, भारत की मिट्टी और संघर्ष में मिलती है। देव ने सेठ जगदीश्वर की ओर इशारा किया, जो अब आंखों में आंसू लिए खड़ी टेढ़े थे। और रही बात मेरी औकात की, तो मेरी औकात बस इतनी थी कि मैं 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता था। लेकिन वहां बैठे उस देवता समान इंसान ने मेरे मैले कपड्ढों को नहीं, मेरे हुनर को देखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है, बस उसे तराशने वाला जौहरी चाहिए। देव मंच से नीचे उतरा और सीधा सेठ जगदीश्वर के पास गया। उसने सबके सामने कैमरों की चमक के बीच अपने बूढ़े गुरु के पैर छुए। सेठ जगदीश्वर ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई थी, आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया बेटा। तूने साबित कर दिया कि हुनर किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता और काबिलियत किसी की वंशावली नहीं पूछती। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वो पत्रकार जिसने सवाल उठाया था, अब शर्मिंदा होकर सिर झुकाए खत दे रहा था। विदेशी डेलीगेट्स भी खड्डे होकर इस भारतीय चमत्कार को सलाम कर रहे थे। उस दिन मिल के गेट के बाहर, जहां कभी देव कचरा बीनता था, आज उसकी सफलता के पोस्टर लगे थे। हवा में एक नई उम्मीद थी। हर वो बच्चा जो अपनी गरीबी से लड़ रहा था, आज देव की कहानी में अपना भविष्य देख रहा था। सच ही कहा है कि छिड़ज में ही कमल खिलता है, बस देखने वाली नजर और विश्वास करने वाला दिल चाहिए। देव की कहानी ने दुनिया को बता दिया कि इंसान की पहचान उसके कपदहों से नहीं, उसके कर्मों और उसके हौसले से होती है।